हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अपनी पॉलिटी की लगातार सीरीज चल रही थी और पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकार शुरुआत कर दिए थे। हमने आर्टिकल 13 तक देख लिए थे कि आर्टिकल 13 में क्या है। हमने अनुच्छेद 12 देख लिया, अनुच्छेद 13 देख लिया और इसके पहले हमने देख लिया कि मूल अधिकार होते क्या है, मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है, मूल अधिकार की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमने सब चीजें जान ली थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18। जो हमने पढ़ा था कि समता का अधिकार, जो पहला अधिकार है, 6 प्रकार के मूल अधिकार, जिसमें जो पहला अधिकार है वो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो आरक्षण की बात भी करता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक सवाल जो आजकल ज्यादा चर्चा में चल रहा है, क्या आरक्षण हटाया जा सकता है? क्योंकि कई कुछ जैसे अभी क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, तो अब कुछ क्योंकि चुनाव का समय होता है तो माहौल को गर्म करने के लिए सारी चीजें ऐसे जुमले उठाए जाते हैं कि भाई एक पार्टी कह रही कि वो आरक्षण हटा देंगे, दूसरा कह रहे कि हम कभी नहीं हटने देंगे। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, भाई आरक्षण हटाना संभव है क्या, क्या आरक्षण मूल अधिकार है, इन सवालों पर भी हम साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो, पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 कुल 5 आर्टिकल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 में लिखा क्या है। देखो, पहला सवाल यहीं से बन सकता है कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 में वो क्या लिखा हुआ, विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इसमें इसका मतलब इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाने तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि राज्य, आप पहले वो यहाँ पर एक एक शब्द समझना जरूरी है। हर मैंने आपको बताया कि जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर किसी हम स्टेट, जो राजस्थान पंजाब, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब राज्य की बात करेंगे तो वो राज्य का अर्थ वो होगा जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था, राज्य की परिभाषा। मतलब अगर मैं एक शब्द में बात करूं तो जहां पर भी हम राज्य की बात करेंगे, इसका मतलब हमें समझना कि यह सरकार की बात हो रही है। ठीक है ना, इसको ये समझ सकते हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, फिर से मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर शब्द लिखा हुआ व्यक्ति, जब व्यक्ति शब्द लिख के आ गया तो संविधान में इसका अलग अर्थ होगा। जब नागरिक शब्द लिखा आ रहा तो उसका अलग अर्थ होगा। हमने कहा व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब यहाँ सभी तरह के व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, सबकी बात हो रही है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये इसका डिटेल यहाँ पर लाइन इसमें लिखी हुई है। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पर दो बातें की गई है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इन दोनों लाइनों को हमें समझना, यहीं से प्रश्न बनता है, यही समझने वाली बात है। देखो, पहली बात, इसमें दो बातें हैं। एक बात कह रहा है कि ये विधि के समक्ष समता और दूसरी बात हो रही है विधि का समान संरक्षण। सबसे पहले इस बात को लेते हैं, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी, इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कानून के समक्ष सभी बराबर है, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। आर्टिकल 14 को, ये अपने आप में अनुच्छेद 14 जो है ना, ये हम नागरिकों को बहुत बड़ा अधिकार देता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। पिछले हजारों साल का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, क्योंकि भारत में लंबे समय तक, ज्यादातर समय राजतंत्र ही रहा, राजशाही शासन रहा। और राजशाही शासन में जो यहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। मुझे बताइए कि जब राजशाही चलती थी तो क्या ये फॉलो होता था कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं? आप तो देखिए कि भारत का इतिहास एक जातिवादी इतिहास भी रहा है। उस जातिवादी इतिहास में जातियों के आधार पर भी बांटा था। भाई अगर ये जाति ब्राह्मण जाति है तो उसके लिए अलग कानून है, क्षत्रिय जाति है तो उसके लिए अलग कानून है, राजा का परिवार है तो उसके लिए अलग कानून है। तो कानून के समक्ष सभी बराबर वाला कभी भारत जैसे देश में, अगर आप पिछले कई सैकड़ों सालों का इतिहास देखें तो भारत में ये कभी फॉलो नहीं किया जाता था कि कानून के समक्ष सभी बराबर, सभी इंसानों को बराबर की तरह से मापा नहीं जाता था। तो आप देखिए कि ये अपना आप में जो एक लाइन लिखी हुई आर्टिकल 14, ये अपना आप में कितनी बड़ी बात है। जैसे संविधान लागू हुआ तो कितना बड़ा अधिकार व्यक्ति को मिला। जब राजशाही चलती थी तो वहां पर कानून सबसे बड़ा नहीं होता, कानून के समक्ष सभी बराबर है। वहां पर तो देखो, यहाँ पर आगे हम पढ़ने वाले एक चीज और, यहाँ पर जो विधि के समक्ष समता है वो विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून के समक्ष सभी बराबर है। इसका मतलब राज किसका होगा? कानून, विधि का शासन। जो राज होगा वो कानून, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है।
जो कानून में लिखा हुआ है उसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो राजा हो। जब राजशाही शासन चलता था वहां किसका शासन होता था? वहां राजा सर्वोपरि होता था, राजा सबसे ऊपर है, राजा सर्वशक्तिमान होता था वहां पर। देखो आज में प्रधानमंत्री भले ही पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके पास सर्वे सर्वा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसके पास सारी पावर्स नहीं है। उससे भी ऊपर है संविधान, अगर वो भी कोई अपराध करता है तो उसको भी दंड मिलेगा। उसके पास अल्टीमेट पावर नहीं है। न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। लेकिन जब राजशाही चलता था राजा सर्वशक्तिमान होता था। कई कई जगह तो राजा अपने आप को इस तरह से बताता था कि वही ईश्वर है, ठीक है, मतलब अपने आप को ईश्वर की तरह वहां पर आप दिखाया गया। या फिर कुछ राजा ऐसे थे जो ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, ईश्वर को बहुत मानते थे, तो वो मानते थे कि ईश्वर के बाद जिसका स्थान है वही राजा है, ठीक है। और राजा वहां पर, यहां पर ऐसा नहीं होता था कि कानून का शासन होता था, वहां पर तो ये होता था कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना। आपने ये सुना होगा, बाहुबली फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। यही राजशाही में होता था कि उन्होंने जो कह दिया है वही कानून है। तो राजशाही में कभी भी ये वाला कंसेप्ट कभी भी फॉलो नहीं होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वो राजा है चाहे वो प्रजा है, अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे किसी भी जाति का है। ये फॉलो आदर्श आदर्श रूप में तो छोड़िए, वैसे ऐसा था ही नहीं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए अनुच्छेद 14 मूल अधिकार हम पढ़ रहे हैं, एक एक अनुच्छेद हमें कितनी बड़ी पावर देता है। पिछले 2000 साल के इतिहास में, इससे भी आगे का और इतिहास आप ले लीजिए, जो अधिकार कभी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को नहीं मिला है, आज वो जो अधिकार है हमें संविधान ने दिया है। आप कह सकते हैं सर आदर्श रूप में तो ऐसा कोई फॉलो नहीं होता है। देखो बिल्कुल, एक आदर्श को हासिल करना बहुत अलग बात होती है, व्यवहारिक बात और भी अलग होती है। लेकिन हम फिर भी अगर भारत जैसे देश की बात करें, दुनिया में और भी सैकड़ों देश है, सैकड़ों संविधान होंगे, वहां तो और भी इसकी बहुत बदतर स्थिति है। लेकिन भारत में आप देखो कि न्यायपालिका जो शासन व्यवस्था इतनी बेहतर है कि बहुत हद तक आज ये नहीं कह सकते हैं। आज इसका सीधा सा एग्जाम्पल देखिए आप कि अगर आज कोई एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति हो सकती है, शासन के सर्वोच्च पद पर हो सकती है, तो हर व्यक्ति को कितना बड़ा अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है। तो जो हम कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी बराबर, आप मान के चलिए कि इससे बड़ा अधिकार आज के इतिहास में व्यक्ति को कभी नहीं मिला। ये भारत के संविधान में, आजादी के साथ ही भारत के संविधान में मिला है। समझिए चीजों को, कितनी बड़ी चीजें हैं। ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये अपना आप में कितनी बड़ी है। दूसरी बात कहते हैं विधि के समान संरक्षण से राज्य कभी वंचित नहीं करेगा। तो यहां पर सारी जो बात आ रही है राज्य, क्योंकि जो वंचित करने वाला है वो राज्य ही हो सकता है। अंग्रेजों का भी शासन चलता था, वहां पर भी ये सारे कानून बना रखे होते हैं विधि, पर अंग्रेजों में आपको पता है कि अंग्रेज कोई अंग्रेज अधिकारी अधिकारी तो छोड़िए, भारतीयों को तो कभी अधिकारी बनाते नहीं थे। भारतीय सिर्फ कर्मचारी होते थे, बाबू वर्ग में होते थे, अधिकारी हमेशा अंग्रेज होता था। अंग्रेज के साथ अलग ट्रीट होता था, भारतीयों के साथ अलग ट्रीट होता था, कईयों को तो इंसान तक भी नहीं माना जाता था, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन में ये कानून उनके लिए होता था, भारतीयों के लिए किसी तरह कोई कानून लागू नहीं होते थे। उनको अगर आपने मतलब अगर गोलियों से खून भी दिया तो वहां पर कोई अपराध नहीं माना जाता था, ठीक है। अब यहां पर दो बातें कि राज्य किसी को भी इस विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, नहीं विधि के समान संरक्षण से वंचित करेगा। देखो हमने यहां पर आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट लिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों चीजों को भी समझते हुए चलते हैं। मैं आज थोड़ा सा वीडियो को डिटेल में ले रहा हूं, ठीक है। कई बार आप में से ये शिकायत भी रहती है कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पर देखो मैं अब जब पढ़ाना, मुझे ऐसा पढ़ाना ही है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको भी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊँ, आपको अच्छे से समझाऊं। बाकी सारी चीजें तो बुक में भी मिल जाएगी, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताना चाह रहा हूँ, वीडियो भी लंबा भी चाह रहा है, तो धैर्य रख के, पेशेंस रख के उसको सुनना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, क्लियर है। इनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, जो मैंने यहां पर लिख दिया है कि ये एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। ये सवाल पूछा जाता है, कई बार दोनों को उल्टा पूछ लिया जाता है कि विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक अवधारणा, ये कथन कैसा है? ये कथन गलत हो जाएगा। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा, ये कथन सही है। और ये जो अवधारणा ये ब्रिटेन से प्रेरित है, जबकि विधियों का समान संरक्षण है एक सकारात्मक अवधारणा, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर विधि के समक्ष समता जो हम बात करें कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अधिकार हमें मिला कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, ये एक नकारात्मक अवधारणा कैसे है और ये एक सकारात्मक अवधारणा कैसे है, अब इसको समझना, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं, मैं कहता हूं कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, ये बहुत बड़ा अधिकार है, तो एक तरह से तो ये रखना भी जरूरी है,
कि विधि के शासन होना चाहिए, विधि के समक्ष सभी बराबर होना चाहिए, ये कंसेप्ट रखना भी जरूरी है। लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती है, इसके साथ साथ एक बात ये जोड़ना भी जरूरी है, जब तक ये नहीं जोड़ेंगे तब तक ये अधिकार पूरा नहीं होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, तो मुझे बताइए कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन क्या एक पुरुष और एक महिला के लिए एक समान कानून हो सकता है क्या? क्या दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जा सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे भारत में आप देखो, पुरुष के लिए कुछ अलग कानून होते हैं, तो महिला को कुछ विशेष अधिकार दिए होते हैं, उसके लिए अलग से कानून बनाए होते हैं। आप देखो कि बच्चों के लिए अलग कानून लागू होते हैं और बड़ों के लिए अलग कानून लागू होते हैं। क्या एक जैसे कानून दोनों पर लागू हो सकते हैं या लागू किया जा सकता है ना? तो नहीं। कि आप देखो कि 16 साल से अगर कम है तो उसको नाबालिग माना जाता है, वो कोई अपराध भी कर देता है तो उसको उतनी सजा नहीं होती जितना एक वयस्क को सजा हो सकती है। क्या दोनों के लिए समान कानून है? एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, अगर हम इसको पूरी तरह से एज इट इज इसको लागू कर दें तो देखो स्थिति क्या हो जाएगी, है ना? जो कानून पुरुष के लिए लागू हो रहे हैं वही सारे महिला के लिए लागू कर दे, या जो महिला के लिए लागू हो रहे हैं वही सारे पुरुष पर लागू होने चाहिए। क्या ऐसा संभव है? क्या अमीर लोग और गरीब लोग, एक अमीर वर्ग है एक गरीब वर्ग है, क्या दोनों पर समान कानून बनाकर दोनों से समान टैक्स लिया जा सकता है क्या? अमीर से करोड़ों रुपए का टैक्स ले लिया जाता है, क्या गरीब से वो टैक्स लिया जा सकता है क्या? नहीं। दोनों पर एक जैसा कानून चलाना लगाना संभव ही नहीं है। एक दिव्यांग व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, क्या उस पर भी वही कानून लगाया जा सकता है जो यहाँ पर एक जो स्वस्थ व्यक्ति है या सही व्यक्ति है? नहीं। दोनों के लिए अलग अलग नियम बनते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाने पड़ते हैं। जो कमजोर वर्ग है उसके लिए अलग कानून होगा, जो सशक्त वर्ग है उसके लिए अलग कानून होगा, जो पुरुष है महिला, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो कंसेप्ट है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, एक नजर से तो देखता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे पूरी बात क्लियर नहीं होती। इसके साथ साथ एक बात और जोड़नी पड़ती है, वो है अगर हम सबके एक साथ बराबरी कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम जो पुरुषों के जो अधिकार हैं, जो जो पुरुषों के लिए कानून है वही महिलाओं के लिए लागू कर देंगे तो ये महिलाओं के लिए गलत हो जाएगा। जो बड़ों को लिए कानून बना रखा है वही बच्चों पर लागू कर देंगे तो बच्चों के लिए गलत हो जाएगा। जो अमीरों के लिए कानून बना रखा है वही गरीबों के लिए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको पूरी तरह से लागू करना ठीक नहीं होता, बिल्कुल एज इट इज पे चलना ठीक नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो ये कैसी अवधारणा है? ये एक नकारात्मक अवधारणा। ये ब्रिटेन से प्रेरित है, क्योंकि ब्रिटेन में विधि के समक्ष समता को पालन किया जाता है, पर उसका भी एक्चुअल में लागू उसी तरह से किया जाता है। पर ये जो कंसेप्ट है वो वहां से लिया गया, लेकिन इसके साथ हमने एक कंसेप्ट और स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा है, हम विधियों का समान संरक्षण भी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हमने कहा समान लोगों के साथ विधियों का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? हम यहां पर विधि के समक्ष समता को लागू करेंगे लेकिन संरक्षण भी प्रदान करेंगे। कैसे? विधि के समक्ष समता है लेकिन समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। विधि के समान संरक्षण का मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार या समान कानून, जो भी कह सकते हैं, समान व्यवहार। लेकिन जो विशेष हैं या फिर जिनको विशेष आवश्यकता है उनके साथ विशेष व्यवहार भी किया जाएगा। ठीक है? विशेष लोगों के साथ हम विशेष व्यवहार करेंगे, यह कहता है विधि का समान संरक्षण। अगर जिनको विशेष नीड है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो गरीब है, जो वंचित वर्ग है, अगर उनको विशेष आवश्यकता है तो हम उनके लिए विशेष व्यवहार भी करेंगे, विशेष कानून भी बनाएंगे। ये उनको संरक्षण प्रदान करता है, तो इसको कहते हैं विधि का समान संरक्षण, और ये जरूरी भी है। इसलिए ये एक जो है हमने बात की है, ये एक सकारात्मक अवधारणा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर हमने यहाँ पर शामिल की। तो भारत में कानून के समक्ष सभी बराबर भी है, लेकिन जिसको जरूरत पड़ती है विशेष व्यवहार की, विशेष संरक्षण की, उनको हम संरक्षण भी प्रदान करते हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट शामिल है अनुच्छेद 14 में। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे जो इस लाइन में लिखे हैं कि विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या होता है, विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। इसको नकारात्मक अवधारणा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जैक्ट लागू होना संभव नहीं है, अलग अलग व्यवहार आपको करना ही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक अलग व्यवहार होगा और यहाँ पर एक अलग व्यवहार होगा, इसलिए विशेष के साथ विशेष व्यवहार करना एक सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा ब्रिटेन अमेरिका से ली गई है, ये नकारात्मक अवधारणा ये ब्रिटेन के, ये सकारात्मक अवधारणा अमेरिका के कानून से, और जो ये नकारात्मक अवधारणा ये ब्रिटेन से। याद रख लेना, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां से आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद एक लाइन, ये सवाल परीक्षा में आता है, ये प्रोफेसर डाइसी का नाम याद रख लेना, यहां से पूछा जाता है। विधि के समक्ष समता जो है वो प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। यहां से सवाल पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता है, ये एक्चुअल में क्या है? ये विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, रूल जो है
रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करता है। भाई कोई शासन कैसे चलेगा, भाई कानून के अनुसार चलेगा, उसको सुनिश्चित करने की बात करता है, विधि के समक्ष रखता है। यहाँ पर हमने प्रोफेसर डाइसी का नाम क्यों लिया? प्रोफेसर डाइसी, एवी डाइसी, ये ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे ये, है ना। 1835 से लेकर 1922 का टाइम इनका था। ये वो व्यक्ति थे पहले जिसने विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बहुत पॉपुलर बनाया पूरी दुनिया में। रुकी जहां पर वो जब बात करते थे संविधान की, या जहां पर वो बात करते थे कि राजशाही नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना, जो विधि है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, राजा या प्रधानमंत्री ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कानून ऊपर होना चाहिए। तो इसने पूरी दुनिया में इसको लोकप्रिय बनाया। तो इस विधि के समक्ष तक जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं? विधि के शासन, यानी अब जो देश में शासन होगा वो लॉ का शासन होगा, कानून का शासन होगा, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर भी किसकी बात हो रखी है? पहले जो मैंने कहा कि चलता था मेरा वचन ही मेरा शासन, अब वो नहीं है, अब रूल ऑफ लॉ है, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे कोई भी है, ठीक है, वो कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून यहाँ पर बराबर होगा। हालांकि हमने एक बात कही कि विधि के समक्ष समता, जब यहाँ पर हम बात करें, ये आत्यंतिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इस वर्ड को इंग्लिश में हिंदी में दोनों में याद कर लेना, एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी है। एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरह से लागू होता है, नहीं, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, कुछ अपवाद भी हैं इसके, इसके कुछ अलग उदाहरण भी है। कौन कौन से पहले अपवाद देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत में, हमने कहा कि विधि के कानून के समक्ष सभी बराबर है, लेकिन राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संसद हो, विधानमंडल के सदस्य हैं, इनको सदन की कार्यवाही के दौरान विशेष उन्मुक्तता मिलती है, राष्ट्रपति को विशेष उन्मुक्तता मिलती है, राज्यपाल को विशेष छूट मिलती है, जो आम नागरिकों को नहीं मिलता है कुछ विशेष केसेस में। आपराधिक कार्य इन उसमें तो इनमें इनको भी नहीं मिलेगा अगर कोई अपराध करते हैं, लेकिन बाकी अलग अलग जगह में इन पदों को, कुछ विशेष पदों को छूट दे रखी है। तो कुछ अपवाद है, बाकी लगभग हर जगह समान कानून सब पर लागू होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ठीक है ना। भारत में यहाँ पर चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री रहा हो, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जेल जा चुके हैं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि जो हर जो प्रधानमंत्री बन गया वो कभी जेल नहीं जा सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति हो गया वो जेल नहीं जा सकता है, कानून सबके ऊपर बराबर से लागू होता है। क्लियर है? यहाँ पर एक नोट डाल के लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद न सिर्फ नागरिकों के लिए बल्कि विदेशी व्यक्तियों के लिए भी लागू है, क्योंकि हमने जो इस आर्टिकल में बात की है वो व्यक्ति शब्द काम में लिया है, नागरिक शब्द काम में नहीं लिया है। तो ये है आर्टिकल 14। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। 15 में सबसे पहले अलग अलग इसके सब क्लोज है। तो 15(1) में क्या लिखा हुआ है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अब ध्यान देना यहां पर शब्द क्या काम में ले रहा हूं? नागरिक। जब मैं नागरिक कह रहा हूं इसका मतलब मैं भारत के नागरिक की ही बात कर रहा हूं, इसमें विदेशी व्यक्ति शामिल नहीं है। यानी अनुच्छेद 15 भारत से बाहर के व्यक्ति लोगों पर लागू नहीं होता, सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू होता है। क्या कह रहा है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, हर शब्द का अर्थ है केवल का मतलब, जब हम केवल लिख रहे हैं तो इन्हीं जो 5 आधार लिखे हुए, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन्हीं आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधार पर, केवल 5 आधार, इसका मतलब किसी और आधार पर हो सकता है अगर ऐसा, जैसे शिक्षा के आधार पर। हम ये नहीं कह सकते कि राज्य शिक्षा के आधार पर भेदभाव कर रहा है। शिक्षा कैसे? एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, या जैसे एक ग्रेजुएट है और एक 10वीं पास है, तो ग्रेजुएट के लिए अलग नौकरी हो सकती है, 10वीं पास के लिए अलग नौकरी हो सकती है। तो ये तो शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो दोनों आदमी ये अलग अलग, एक उसके साथ भेदभाव कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो हम कह रहे हैं कि इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधारों पर भेदभाव हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं लिखी गई है, जैसे रंग है या ऐसा, हालांकि क्योंकि उन चीजों पर आधार पर भारत में कभी ऐसा प्रॉब्लम रही नहीं, इसलिए हमने इसको शामिल भी नहीं किया। क्या लाइन लिखी हुई देखो, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश या इसको नस्ल भी कह सकते हैं, इंग्लिश इसका वर्ड है रेस, ठीक है। रेस, रेस को कई बार हम जाति के देते हैं, जाति के लिए जो सही शब्द है वो कास्ट, ठीक है। ये रेस नस्ल की डिनोट करता है, कास्ट जाति को डिनोट करता है। लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? कि वो धर्म क्या है, किसी व्यक्ति का धर्म क्या है, उस आधार पर राज्य कभी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य कानून लागू करेगा तो चाहे वो किसी भी धर्म का, कानून सबके लिए बराबर लागू होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति से ज्यादा टैक्स ले रहा है, दूसरे से कम टैक्स ले रहा है, किसी एक पर कोई अपराध किया तो उसको ज्यादा सजा दे रहा है, उसको कम सजा दे रहा है, ऐसा भेदभाव राज्य नहीं कर सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसकी जाति क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारत में एक लंबे समय से
छुआछूत और अस्पृश्यता, ऊंची जाति नीची जाति, इस तरह का कंसेप्ट रहा है। लेकिन अभी हमारा संविधान कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य के लिए सभी व्यक्ति समान है। मूल वंश यानी नस्ल, अब नस्ल का यहाँ पर क्या अर्थ है? नस्ल देखो, भारत में अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग रेस के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि भारत में उत्तर भारत के लोग अलग नस्ल के हैं, दक्षिण भारत में जाएंगे वो अलग नस्ल के, द्रविड़ नस्ल के आ जाएंगे। आप जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वो मंगोल नस्ल के, हम उनको कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो है वो नस्ल पूरी अलग है। उनको आप देखो कि वो ज्यादातर तिब्बत, चीन और जापानी, उनकी शक्ल वहां पर मैच करती है। इसका मतलब उनकी नस्ल वो अलग है। उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है। तो इस तरह से नस्ल भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब भारतीय है। तो भारतीय, किसी भी भारतीय नागरिक पर नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कोई पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, या वो थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे केसेस भी आए है ना। जब एक दो केस थे जिसमें, जैसे राजस्थान का एक केस था जालोर का, जिसमें एक ट्रांसजेंडर थी, है ना, तो उनको नौकरी देने से मना कर दिया क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। कोर्ट में गई, उनको फिर वहां पर नौकरी देनी पड़ी क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उनका फंडामेंटल राइट है। या किसका जन्म कहां पर हुआ उसके आधार पर, किसी, अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या लिखा हुआ है? कोई भी नागरिक भी इन उपयुक्त आधारों पर, यहां तो कहा कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, यहां लिखा कोई एक नागरिक भी दूसरे नागरिक के साथ इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमने जब मूल अधिकार की विशेषता पढ़ी थी, तो कुछ मूल अधिकार ये नागरिकों के लिए भी है, तो कुछ व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। जैसे ये व्यक्तियों पर, नागरिकों पर लागू हो रहा है। कोई भी नागरिक इन उपयुक्त आधारों पर किसी दुकान पर, किसी भी सार्वजनिक भोजनालयों पर, किसी होटल, किसी सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर, अथवा सार्वजनिक कुओं, तालाब, स्नान घाट, सड़क आदि पर किसी के साथ भेदभाव या प्रतिबंध नहीं कर सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि आज से जब 50 साल पहले जिस संविधान बन रहा था, आज से 50 साल छोड़िए, आज से अगर हम 20, 30, 40 साल पहले भी जाएंगे, जब संविधान लागू हो गया था, ये सब आर्टिकल थे, तब भी हमें बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता था कि सार्वजनिक, इन जो सार्वजनिक स्थान जो सबके लिए होने चाहिए, वहां पर भी इन सब जाति के आधार पर, भारत में जो सबसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिलते हैं वो जाति के आधार पर देखने को मिलते हैं। धर्म के मामलों में कुछ चीजों को देखने को मिलते हैं, लिंग के मामलों को देखकर भी देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे कोई विशेष मंदिर है, वहां पर पुरुष जा सकते लेकिन महिला नहीं जा सकती, इसका मतलब क्या है? वहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। जैसे एक जो बहुत बड़ा केस चला था सबरीमाला मंदिर का, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में पुरुष जा सकते हैं, ठीक है, और वहां पर महिला नहीं जा सकती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का केस आया था। हालांकि वो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से ज्यादा बढ़कर आर्टिकल 21 को लेकर आया था कि महिला को भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और इस तरह की पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, प्लस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को लेकर महिलाओं के पक्ष में आया था। और जो मंदिर का और उनके ट्रस्ट का पक्ष था, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर आर्टिकल 26 को लेकर पक्ष था, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। हालांकि क्योंकि भारत में अलग अलग कल्चर और अलग अलग फॉलो किए जाते हैं, तो धर्म और आस्था विषय बिल्कुल अलग हो सकती है, कानून बिल्कुल अलग हो सकती है। कोर्ट जो अपना फैसला देगा वो कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर फैसला देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक भी इन उपयुक्त आधारों पर, इन सार्वजनिक जगहों पर किसी के साथ भेदभाव या प्रतिबंध यहाँ नहीं लगा सकता। ये बात इसीलिए लगाई थी क्योंकि भारत में ऐतिहासिक रूप से इस तरह का भेदभाव किया जाता था। लेकिन 15(2) संविधान का आर्टिकल 15(2) हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि किसी के भी साथ कोई भी नागरिक भी भेदभाव नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? ये 2 आर्टिकल इसमें है। लेकिन अब 15(3) क्या बोलता है? जब आप कहेंगे सर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि आप किसी परीक्षा में देख लो या फिर कहीं पर भी देख लो, भाई महिलाओं की कट ऑफ तो कम जाती है, वही सेम परीक्षा, वही सेम पोस्ट, महिलाओं को कम नंबर पे सेलेक्ट किया जा रहा है, पुरुषों को ज्यादा कट ऑफ जा रही है, तो ये तो भेदभाव हो गया। आप आरक्षण पे, आप SC ST वर्ग में देखिए कि वहां पर कट ऑफ कम जा रही है, तो ये तो जाति के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। भाई कोई व्यक्ति इस विशेष जाति का है तो उसके कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा है, कोई जनरल है तो उस पर उसका नहीं हो रहा है, तो ये तो भेदभाव हो गया। अब इसी का अपवाद के रूप में आगे हम देखते हैं आर्टिकल, यहाँ पर भेदभाव जो हो रहा है, जब एक तरफ हमने लिखा भेदभाव नहीं करेगा, तो ये फिर भेदभाव कैसा आ रहा है, इसका आगे का आर्टिकल देखना जरूरी है। 15(3) क्या कहता है? राज्य को ये अधिकार होगा, राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है।
हमने क्या कहा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। लेकिन 15(3) क्या कह रहा है, यही 15(3) कह रहा है राज्य को ये अधिकार होगा, राज्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। मैंने आर्टिकल 14 में क्या कहा, विधियों का समान संरक्षण, अगर किन्हीं विशेष के लिए विशेष आवश्यकता है तो उनके लिए विशेष व्यवहार किया जाना, विशेष व्यवस्था कराया जाना, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर संविधान में ये बात भी लिख दी गई कि स्त्री और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, यानी इसके अपवाद के रूप में जोड़ा कि हमने यहाँ तो क्या, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ये विशेष व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था एक वर्ग जो है वो इस लेवल पर आ चुका है, एक वर्ग जो है वो इस लेवल पर है, तो इस वर्ग को इस लेवल पर लाने के लिए व्यवस्था करनी है, न कि इसको यहां पर लाने के लिए करना है। ये बराबरी पर किया जा सकता है, न कि इस तरह से विशेष व्यवस्था करो कि इसके साथ अन्याय हो जाए। इसको न्याय देने के लिए अपने को व्यवस्था करनी है, न कि इसके साथ अन्याय करने के लिए। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट यहां पर ये समझाना चाह रहा है। इसी तरह से आगे जो 15(4) है उसमें क्या लिखा हुआ है, हमने कहा SC ST जो कैटेगरी है या फिर अदर जो और आरक्षण मिलता है, फिर वो किस आधार पर, वो भी हमारा संविधान ही देता है अधिकार। क्या बोलता है, राज्य अनुसूचित जाति जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट SC, जनजाति अनुसूचित जनजाति जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब ST, वह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से और भी जो पिछड़े वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास को हम कह सकते हैं, उनके लिए भी राज्य चाहे तो विशेष उपबंध कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, 15(4), और यही जो बात है 15(4) की बात, ये एक तरह से इन, चाहे वो महिला हो चाहे SC ST जो पिछड़े वर्ग है, उनके लिए एक तरह की विशेष व्यवस्था जिसको हम आरक्षण कहते हैं, उनका अधिकार, उनका जो ये राइट्स है वो यहाँ से मिलता है, उनको जो पावर मिलती है वो यहाँ से मिलती है इन 15(4), और आगे हम पढ़ने वाले हैं 16(4) से। तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो यहाँ से हो रही है। इसके अलावा 15(5) में क्या लिखा जा रहा है, राज्य SC ST, अब मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति जनजाति व सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए, ये स्पेशल जो बात हो रही है, अब शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए हो रही है, विशेष छूट भी प्रदान कर सकता है। ये बाद में जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। ये भी हालांकि 15(4) भी जो है बाद में जोड़ा गया, 1951 में ये जोड़ा गया था, ठीक है। जब इस तरह का एक केस आया था तब यहाँ पर ये आर्टिकल जोड़कर जो SC ST है वहां पर इनको ये दिया गया। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, एक केस था चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास स्टेट बनाम मद्रास राज्य। ये चंपकम दोराई राजन एक लड़की है, तो ये एक मेडिकल स्टूडेंट लड़की थी। इसमें क्या हुआ था, एक इस केस में चंपकम दोराई राजन जो लड़की, इसने मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और इसके ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी मद्रास स्टेट, जो आज का तमिलनाडु कह सकते हैं, उस समय मद्रास स्टेट था 1951 में, जब आंध्र प्रदेश और मद्रास ये शामिल थे उस समय। तो इस लड़की को यहाँ पर एंट्री नहीं देके, कोई अनुसूचित जाति वर्ग की लड़की थी, उसके नंबर कम होते हुए भी इसको एंट्री दे दिया। इस लड़की ने इस आर्टिकल 15(1) के आधार पर कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, राज्य ने यहाँ पर भेदभाव किया और इस लड़की को एंट्री दी, दूसरी लड़की को एंट्री दी, जबकि इसके ज्यादा नंबर थे। मद्रास राज्य का पक्ष था कि ये वंचित वर्ग से इसको दिया जाना चाहिए, पर संविधान तो अलग बात कहता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और चंपकम दोराई राजन केस जीत गई, ठीक है। लेकिन अब चंपकम दोराई राजन जीतने के बाद काफी इसका विरोध हुआ कि अनुसूचित जाति जो, उसके बाद ये एक यहाँ पर आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया कि राज्य चाहे तो SC ST के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो देखो अब ये बात होते हुए भी कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन राज्य चाहे तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। वहां से इस केस के बाद से ये आर्टिकल यहाँ पर जोड़ा गया। ऐसा ही एक आर्टिकल 15(5) भी जोड़ा गया, ये 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष छूट यहाँ पर हो सकती है। फिर बाद में 15(6) के लिए, है ना, ये सभी के लिए, और ये स्पेशल शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछले जो शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्पेशल अलग से और जोड़ दिया गया यहाँ पर। इसके बाद देखो, ये तो आप सभी जानते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। पहले जो थे वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए थे, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए नहीं थे। तो अब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को भी विशेष रियायतें प्रदान कर सकता है। ये बात भी संविधान में लिख दी गई है। कौन से आर्टिकल में, 15(6) में। आगे देखते हैं, अब आ जाता है अनुच्छेद 16। हम जो नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं वो एक्चुअल में किससे जुड़ा हुआ है, वो अनुच्छेद 16 से जुड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है
आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं सरकारी नौकरी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी होता है। अब सरकारी नौकरी अपना में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसके लिए अलग से आर्टिकल है ना। सरकारी, देखो पहले राजा महाराजा के टाइम से तो सरकारी मतलब सरकार में वही पद पा सकता था जो राज परिवार से होता था या राजा के करीबी होता था। हर किसी को राजपद नहीं मिलता था, सरकारी पद नहीं मिलता था। आज आज ऐसा है क्या कि जो सरकार में लोग हैं वही उनके लोग ही बैठेंगे। कुछ घपले हो जाते हैं वो बात अलग है, वो घपले है वो अपराध है ना। उस अपराध की सजा लोग पा ही रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कानून के नजर में अगर कानून की तरफ से उन्होंने गलत किया वो सजा पाएंगे। लेकिन कानून संविधान क्या कहता है? कानून और संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अवसर मिलता है। लोक नियोजन में सबके लिए बराबर के अवसर है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वंश का हो, उसको सबको समान अवसर मिलेंगे। तो पहली बात 16(1) में यही लिखी हुई है कि राजपद है, जो सरकारी पद है, वो सिर्फ किसी की बपौती नहीं है, वो सभी के लिए बराबर है। लोक नियोजन में सभी के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब आदमी हो, अगर आपने एक निश्चित योग्यता जो रखी है इसके लिए वो पूरी कर लेते हैं तो आप सभी लोक नियोजन में जा सकते हैं। फिर आगे बात देखना 16(2) में क्या लिखा हुआ? राज्य, धर्म, मूल वंश, इसको आप नस्ल भी कह सकते हैं, मैंने आपको पिछली बार 15 में बताया था। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इसके अलावा तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया उद्भव, फिर आया जन्म स्थान या निवास स्थान, एक वर्ड और यहाँ पर नया आ गया निवास स्थान। ध्यान रखना अनुच्छेद 15 में कुल 5 आधार थे। कितने आधार थे? 5 आधार। यहाँ पर 2 आधार और जुड़ गए प्लस 2 आधार, टोटल 7 आधार है। ये भी सवाल पूछा जाता है, ये सवाल भी पूछा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर जो हमने देखे थे, देखो यहाँ पर जो हमने देखा वो 5 आधार थे। कितने आधार थे? इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया सकता। अनुच्छेद 15 में 5 आधार, उसके बाद अनुच्छेद 16 में अगर हम बात करें तो 7 आधार दिए हुए। सीधा सवाल पूछा था अनुच्छेद 16 में कितने आधार दिए हुए? 7 आधार दिए हुए। इन 7 आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कौन कौन से? किसी सरकारी नौकरी देने में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव क्या? उद्भव का मतलब उसका ओरिजिन कहां से है। कई बार हो सकता है वो किसी और देश है, किसी और जगह से हो, लेकिन अब भारतीय नागरिक बन गया तो उस आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। उसका जन्म कहाँ हुआ, चाहे उसका निवास, वो जन्म कहीं हुआ उसके बाद वो निवास कहाँ कर रहा है, तो निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। हम भारतीय नागरिक तो छोड़िए, हम तो नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी बराबर अवसर देते हैं नौकरी में। ठीक है ना? तो वहां के नागरिकों को भी यहाँ पर अवसर मिलता है। तो भारत के किसी भी नागरिक, आप देखो कि आप राजस्थान के हैं चाहे पंजाब के हैं, लेकिन भारत के किसी भी स्टेट में भर्ती निकलती है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। हालांकि कुछ निश्चित योग्यता रखी जाती है, उसको पूरे करनी होती है। और इसके अलावा कुछ स्टेट को विशेष दर्जा दिया हुआ है, वो स्टेट्स अपने लिए अलग से भर्ती निकाल सकते हैं। वहां पर सबको मौका मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखें तो होगी राजस्थान की जब भर्ती निकालती है तो उसमें योग्यता होती है भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा था कि राजस्थान का नागरिक होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। पर हर स्टेट अपनी तरफ से कोशिश करता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स करता है। मतलब क्योंकि वो तो संविधान कहता है इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन कई बार जैसे मान लो कि आप पंजाब में जाएंगे तो वहां पर पंजाबी भाषा को ज्यादा महत्व दे दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कर सकता है, ऐसा उसके लिए कुछ निश्चित योग्यता वो सेट कर सकता है। लेकिन ये मना नहीं कर सकता है कोई भी स्टेट, राजस्थान ये नहीं कह सकता हम तो सिर्फ राजस्थान वाले को नौकरी देंगे, बाहर वालों को अलाउ ही नहीं करेंगे, सिर्फ राजस्थान के, ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई भी। क्यों? निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुछ स्टेट्स को इसमें सरकार ने अलग से कानून बनाकर छूट दी है, वो अलग बात है। अब 16(3) में ये लिखा हुआ भी है, संसद किसी राज्य विशेष के लिए, मैंने कहा ना कि कुछ राज्यों को छूट दी गई, तो इस आधार पर जैसे आंध्र प्रदेश को इसके लिए छूट दी गई थी, तेलंगाना को इसके लिए बाद में छूट दी गई थी। संसद किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है कि आपको उसी स्टेट में अगर आप निवास कर रहे हैं तो ही आपको उस राज्य में नौकरी मिल सकती है। कुछ राज्यों पर लागू किया और वो संसद चाहे तो, ध्यान देना, राज्य विधानसभा नहीं कर सकती, राज्य सरकार नहीं कर सकती, संसद ही कर सकती है। तो संसद चाहे तो ऐसा भी कर सकता है। तो ये इसका अपवाद हो गया, इसका अपवाद ये हो गया। इसके अलावा आगे सब अपवाद ये 16(4) में क्या लिखा हुआ है? राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यहाँ एससी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में एससी, एसटी, ओबीसी सभी आ जाते हैं। देखो अब जो हम कह रहे हैं कि जाति के आधार पर किसी के साथ लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी का अपवाद आ गया कि राज्य चाहे तो वो इन विशेष वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यानी इस आधार पर भेदभाव हो सकता है और यही आधार है। नोट डाल के आप जो बड़ी बात जो वो लिखना चाहे, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार कौन सा आर्टिकल है? 16(4). ये सवाल सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार अनुच्छेद 16(4).
16(4) के आधार पर ही सरकारी नौकरी में सबको आरक्षण यहाँ पर मिलता है। जो पिछड़े वर्ग है उनको यहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ से सवाल आता है, पहली बात है वो यहाँ पर चीज, जो दो सवाल मैंने लिखे हैं, क्या आरक्षण एक मूल अधिकार है? क्या आरक्षण एक मूल अधिकार है? 16(4) में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के आर्टिकल्स में ही लिखा हुआ है। तो एक सवाल आता है, क्या आरक्षण एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और क्या आरक्षण को हटाया जा सकता है? अब देखो यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ ये मेरे विचार नहीं है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा, मैं उस पर बात करूंगा। 16(4) में लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो पहली बात, क्योंकि मूल अधिकारों में लिखा हुआ है, तो क्या आरक्षण भी एक मूल अधिकार है? क्या फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट का मतलब है कि राज्य इसको छीन नहीं सकता आपसे, आपसे आरक्षण को छीन नहीं सकता। क्या ये वास्तव में मूल अधिकार है? क्या ये बात गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, है ना, जब किसी राज्य ने ये कोशिश की कि मूल अधिकार में कटौती की, तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो वहां पर वर्डिक्ट दिया था वो इससे, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखने में थोड़ा सा, क्योंकि जो एग्जैक्ट संविधान में लिखा है उससे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यही बात आप देखो सब में लिख रखा है, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, इसमें राज्य को यह अधिकार होगा। तो ये सब में यही बात लिखी, राज्य चाहे तो राज्य को अधिकार होगा। इसका मतलब क्या है, राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है और राज्य नहीं चाहे तो ऐसा नहीं भी कर सकता। ध्यान देना, ये यहां पर मूल अधिकार के रूप में नहीं, कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा कि आरक्षण देना, आरक्षण मिलना ये नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार तो यह है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन विशेष व्यवस्था कर सकता है अगर राज्य चाहे तो। इसका अर्थ यह निकलता है कि आरक्षण अपने आप में नागरिकों के लिए मूल अधिकार नहीं है कि नागरिक उसको अधिकार के रूप में मांगे, ऐसा नागरिक के पास अधिकार नहीं है। ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य चाहे तो दे सकता है और राज्य चाहे तो वापस ले भी सकता है। इसका मतलब कोर्ट ने एक बात, ये बात क्लियर करी कि मूल अधिकार में भले ही लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका अधिकार दिया है वो राज्य को दिया हुआ है कि राज्य चाहे तो ये अधिकार दे और राज्य चाहे तो ये अधिकार नहीं दे। इसलिए नागरिकों का अधिकार नहीं है, नागरिकों का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहली बात यहां से क्लियर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, और संविधान में जो बात लिखी हुई है कि आरक्षण एक मूल अधिकार नहीं है, इसका मतलब राज्य इसको खत्म कर सकता है। क्या आरक्षण हटाया जा सकता है? तो इसी में इस सवाल का आंसर है कि राज्य चाहे तो हटा सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो आरक्षण हटा सकती है, ये सरकार की पावर है। क्या संविधान के आधार पर, संविधान में जो बात लिखी हुई है उस आधार पर कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, ये कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में कहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या प्रैक्टिकल रूप में कोई भी सरकार ऐसा करेगी, कोई आरक्षण हटाएगी? अभी के आप चुनाव भी जो चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी उछल रहा है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को यही कहकर डरा रही है कि वो आरक्षण हटा देंगे, वो आरक्षण हटा देंगे। आरक्षण आप देखिए, जो नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ और जो लोकसभा राज्यसभा में जो आरक्षण लागू हुआ, वास्तव में उस शुरुआत के 10 वर्ष के लिए ही लागू हुआ था। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए? आरक्षण संविधान लागू हुए 70 वर्ष हो गए, क्या कोई भी पार्टी इसको हटा पाई है? कोई भी पार्टी इसको हटाई नहीं है, बल्कि आप देखो कि आरक्षण को बढ़ाया ही गया। ठीक है, धीरे धीरे आरक्षण बढ़ा। पहले सिर्फ एससी एसटी समुदायों के लिए आरक्षण हुआ, उसके बाद ओबीसी के लिए आरक्षण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण हो गया। कोई भी सरकार आ रही है, आरक्षण ऐसी चीज है जो, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जब तक लोगों का साथ है तभी आप सत्ता में रह सकते हो। अगर लोग आपके विरोध में हो गए तो आप चुनाव यहाँ पर नहीं जीत सकते, सत्ता में नहीं रह सकते हैं। और यहाँ सरकारों की मजबूरी भी है कि वो आरक्षण नहीं हटा सकती, उसको बैलेंस किया जा सकता है, उसका सही रूप सुधारा जा सकता है, जो वंचित वर्ग है उसको वास्तव में दिया जा सकता है। पर आरक्षण को हटाना भारत में इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए पहली बात, इसका जवाब तो मिल गया कि हटाया जा सकता है, राज्य हटा सकते हैं, पर क्या वो हटाएंगे, है ना, इसका जवाब तो सरकार के ऊपर है। लेकिन इसकी कोई संभावना आगे आगे तक कोई भी पार्टी इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। लेकिन और इसका बात यह है कि क्या सवाल यह है कि हटाना जरूरी है भी या हटाना चाहिए? अभी अभी भी देखो, भारत में हमने आरक्षण लागू करने के बाद ऐसे बहुत सारे वर्ग थे जिनको इनको वास्तव में नीड थी, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। लेकिन अब आरक्षण को ये मैं आपको इंटरव्यू के सवाल, कई बार इंटरव्यू पूछा जाता है कि आरक्षण जब जैसे चर्चा चलती है, क्या आरक्षण को भी हटा देना चाहिए? तो इंटरव्यू के व्यू पॉइंट से मैं आपको सवाल, कभी भी इसका आरक्षण, इसका जवाब ये नहीं देना कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। भले आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी विचार रखते हो, आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि आरक्षण हटाया जाना चाहिए, मैं तो पक्ष में नहीं, मुझे तो कभी फायदा नहीं मिला। ठीक है,
आपके व्यक्तिगत विचार भले ही कुछ भी हो, लेकिन इंटरव्यू में कभी ये सीधा जवाब नहीं देना चाहिए कि आरक्षण हटा देना चाहिए। हालांकि इंटरव्यू बिल्कुल तर्क आधारित होता है। अगर आपके तर्क मजबूत है, बेहद मजबूत है, जो इंटरव्यू जो मेंबर्स हैं, है ना, उनको भी अगर आप तर्क से बांध दे, तब तो आपका कोई भी जवाब ठीक हो सकता है। लेकिन कई बार कुतर्क, गलत तर्क, और कई बार इंटरव्यू मेंबर इतने जो विद्वान व्यक्ति हैं, हम इतने मजबूत, जो चीज सही है उनको आपको मानना पड़ेगा। अगर देखो आरक्षण हटाने वाली चीज है तो भाई कोई तो सरकार होती जो उसको हटा देती, पर एक्चुअल में आरक्षण की नीड भले आज 70 साल हो गए, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी शायद आरक्षण की आवश्यकता है ना, कि उनको अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरत है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि आरक्षण को पूरी तरह से हटाया जाना अभी सही नहीं है। हमें इसको ये बोलना चाहिए कि आरक्षण को सही तरीके से लागू हो जाना चाहिए, मतलब इसको सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करें, इसका जो आरक्षण की व्यवस्था है इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो वास्तविक वर्ग, जिनको वास्तविक, कई बार अभी आरक्षण में ऐसा हो रहा है कि जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो जिनको वास्तव में नीड है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा जवाब होना चाहिए। बल्कि सीधे कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आरक्षण हटा देना चाहिए। अगर आपके अनुसार हटा देना चाहिए फिर तो अभी सरकार रख क्यों रही है? तो देखो, जो सरकार रख रही है हम उसके बिल्कुल सीधे विरोध में नहीं जा सकते। और जब ये आप ये कहते हैं आरक्षण हटा देना चाहिए, तो सीधा सा एक माइंडसेट का पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा किसी विशेष जाति विशेष के लिए विरोधी भी हो सकता है, और ये व्यक्ति एक सही कैंडिडेट नहीं है, वो इस प्रकार से नहीं सोच पा रहा, तो एक नेगेटिव पॉइंट भी जा सकता है इंटरव्यू के सामने। इसलिए सीधे सीधे एकदम से किसी को नकार देना ये सीधा उत्तर सही नहीं है। आप शब्दों को अलग तरह से प्रयोग करके अपने जवाब को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, अब जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं कि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकती है, शुरुआत में आरक्षण नहीं था। शुरुआत में तो बात यह थी कि सबके लिए बराबर के अवसर होंगे, फिर राज्य ने बाद में इसके लिए प्रयास किया। तो क्या प्रयास किया उसके बाद बात करते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको बताया था कि एससी और एसटी को तो शुरुआत में जब इसमें लिखा हुआ कि राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, और सरकार ने, राज्य ने ऐसा दिया भी था। बाद में हम बात करते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसको हम सीधे से शब्द में कह सकते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसको आरक्षण कैसे मिला उसकी कहानी थोड़ी सी जानते हैं। पिछड़े वर्गों को आरक्षण आधार क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। कैसे मानेंगे सामाजिक और शैक्षणिक? तो हमने ये आधार जो दिया कि कोई पिछड़ा कैसे है, तो या तो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो सकता है या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन। शैक्षणिक पिछड़ापन तो आप समझ गए, जो हमेशा एक ऐसी कोई भी जाति, ज्यादातर भारत में जो वर्ग को है वो जातियों के आधार पर ही यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि भारत में एक लंबे समय से जाति व्यवस्था रही है। तो जिनको एक पूरे ऐतिहासिक रूप से, जो हमेशा जिसको शिक्षा नहीं मिली, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, वो ऐसा नहीं कि किसी जाति में 10 व्यक्ति पढ़ गए तो वो पिछड़ापन नहीं रहा। जो ऐतिहासिक रूप से जो बहुत पीछे रही है, जाति इतनी पढ़ नहीं पाई है। और सामाजिक, भारत में क्योंकि जाति व्यवस्था थी तो सबकी अलग अलग सामाजिक हैसियत रखी गई, तो जो जिसको हम पिछले नीची जाति में बांट देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो ऐसा है क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था लंबे समय से रही थी, तो ऐतिहासिक रूप से जिनको पिछड़ी जाति माना जाता था, निचली जाति माना जाता था, वो सामाजिक, और वो सारी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो उनको हमने कहा कि हाँ अदर बैकवर्ड क्लास। तो एससी, एसटी और ओबीसी एक नया वर्ग। ओबीसी को शुरुआत में आरक्षण नहीं था, ओबीसी को आरक्षण बाद में मिला। कब मिला अभी बात करेंगे। बाद में एक आधार और जोड़ दिया गया कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिल सकता है, ये अभी जोड़ा गया 2019 में। अब देखो, सबसे पहले जो चर्चा होगी कि पिछड़े ओबीसी को आरक्षण कब दिया जाएगा, तो उसके लिए 1953 में चर्चा शुरू होगी। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएगा। इसको काम दिया गया कि आप स्टडी करो कि एससी और एसटी के अलावा भी और ऐसी कौन सी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया, और काका कालेलकर, बड़े विद्वान व्यक्ति थे काका कालेलकर। ठीक है, पहली ये यहाँ पर थे 1952 में, मतलब कि संसद में भी ये थे, संसद सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, काका कालेलकर। 1900 ये अध्यक्ष रहे थे इस पिछड़ा वर्ग के। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कब बनाया गया, ये आप याद रख सकते हैं। इनको स्टडी की, इन्होंने स्टडी की, लगभग इन्होंने बताया कि भारत में 3000 जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद कभी भी आरक्षण की बात वापस नहीं हुई। इसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 1979 में। 1979 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी उस समय हट गई थी, जनता पार्टी सरकार आई, जनता पार्टी ने ये काम किया था कि आरक्षण दिया जाए। उस समय जो थे उसके अध्यक्ष बीपी मंडल, ब्रिजेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। इनका नाम नहीं था, मंडल कमीशन था ये। तो मंडल कमीशन कहा गया, मंडल आयोग कहा गया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल 1979 में। फिर 1979 में वापस सरकार भी चेंज हो गई, वापस श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती, वापस ये ठंडे बस्ते में चला जाता है और कुछ भी इसमें काम नहीं होता है। क्लियर?
तो इन्होंने मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें कहा कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और नौकरियों में 27% आरक्षण है। इन्होंने 27% आरक्षण की यहाँ पर सिफारिश की थी, पर यह लागू नहीं हुआ। फिर 1990 में वापस कांग्रेस की सरकार चली जाती है। 1990 में प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह की सरकार मुश्किल से 11 महीने रहती है, लेकिन उस दौर में कि उनको पता था कि सरकार कभी भी गिर सकती है, तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक राजनीति में से होता ही है कि कैसे वापस सत्ता में आया जाए, कैसे, तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। 27% आरक्षण भले ही दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन 45 से 50% के आसपास थी। अगर इनको आरक्षण दे दिया जाए तो कैसे अपने पाले में हो सकता है, ये भी एक विचार था। पर इसमें श्रेय दिया जा सकता है वीपी सिंह सरकार को कि इन्होंने 27% ओबीसी में आरक्षण यहां पर लागू कर दिया। हालांकि उसमें इसका काफी विरोध हुआ था, एससी एसटी वर्ग का भी विरोध हुआ था और जनरल वर्ग का भी विरोध हुआ था कि नहीं देना चाहिए, पर इस सरकार ने यहां पर ओबीसी को यहां पर आरक्षण दे दिया था 1990 में। 27%, केंद्र की बात कर रहा हूं, केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। राज्य में अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। क्लियर होगी? तो किसने लागू किया और कब लागू हुआ? 1990 में वीपी सिंह सरकार ने, ये ध्यान में रखना। उसके बाद 1990 बाद ये होने के बाद भी सरकार वापस रिपीट नहीं होती, वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं, कांग्रेस चुनाव जीती है और प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। 1991 में आने के बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने वापस आके आरक्षण को हटा दिया, बल्कि इन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग थे जनरल कैटेगरी में, उनको भी आरक्षण देने का यहाँ पर उन्होंने किया। और उनको आर्थिक पिछड़ा वर्ग को, ध्यान देना कि उन जो 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसके बहुत पहले 1991 में भी ये कोशिश हो चुकी है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, 10% आरक्षण वहां पर भी दे दिया गया। तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आप सोच रहे हैं फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में मिला ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। इसके पहले तो आरक्षण कहा था, अभी कहानी बाकी है, अभी कहानी आगे और देख रहे हैं। फिर कहानी क्या हुई? फिर आया इंदिरा साहनीवाद केस। जैसे ये यहाँ पर ये आरक्षण दे दिया गया, मामला गया कोर्ट में इस आरक्षण के विरोध में। उस केस को, बहुत फेमस केस है, इसको याद रखना है, इससे बहुत बार सवाल पूछ जाते हैं। इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनीवाद 1992। इसको मंडल केस भी कहा जाता है क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश पे दिया था, इसलिए इसको मंडलवाद या मंडल केस भी कहा जाता है। ये केस एक ऐतिहासिक केस, एक ऐतिहासिक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें क्या कहा गया और एक लंबे समय तक इसी वर्डिक्ट को फॉलो किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि ओबीसी आरक्षण वैध है या नहीं, ओबीसी को आरक्षण देना सही है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को वैध मान लिया। क्यों? ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। तो हमारे संविधान में क्योंकि ऐसा प्रावधान था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैध है। लेकिन ओबीसी में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू कर दिया। ध्यान देना, एससी और एसटी को शुरू से आरक्षण था, वहां पर कोई क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को, ओबीसी का जो आरक्षण है, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उसमें आरक्षण को तो वैध मान देगा, दिया जा सकता है। लेकिन जो क्रीमी लेयर वर्ग है, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब आप हिंदी करोगे तो हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा, हिंदी में क्रीमी लेयर, मलाईदार परत, ये निकलता है। ठीक है, कि मलाईदार परत, ये निकलता है इसका हिंदी अनुवाद, और यही आता है। हिंदी जब करते हैं तो जहां आप क्रीमी लेयर शब्द आएगा उसको यही हिंदी लिखा जाता है। क्रीम लेयर का मतलब क्या होता है? क्रीम, क्रीम जो होती है ना, ऊपर ऊपर क्रीम, कोई भी जैसे आप दूध को मथते हैं तो ऊपर ऊपर क्रीम आ जाती है, तो बस वही, उसी तरह से इसको यूज में लिया जा रहा है कि ओबीसी में भी जो क्रीम है, ऊपर की लेयर है एक, जहां पर जो संपन्न लोग हैं। ठीक है, इसके लिए मैं जो शब्द काम में ले सकता है कि ऊपर के जो संपन्न लोग हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो एक लेयर बना देनी चाहिए कि एक इससे ऊपर लोग हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, शुरू में अलग अलग तरह से उसकी एक क्राइटेरिया रखा गया। वर्तमान की मैं बात करूं तो जिनके भी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, ठीक है, जिनकी भी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना, और अगर मैं नौकरियों की बात करूं जिनके भी L11, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, जो ग्रेड पे L11 से ऊपर के हैं, L11 तक नहीं, L11 से ऊपर तक हैं, यानी गेजेटेड में आ जाते हैं, वो सब लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी संपन्न है। तो इस तरह की क्रीमी लेयर जो है वो यहां पर लगा दी गई, ताकि जो वास्तव में जिनको नीड है, वास्तव में जिनको नीड है उन्हीं को मिल जाए। अगर होगा क्या, अगर सबको दे दिया जाए
तो फिर ज्यादातर क्योंकि संपन्न जो लोग हैं वो शैक्षणिक रूप से भी आगे होंगे, सामाजिक रूप से भी आगे होंगे, तो ज्यादातर फायदा इसका ले लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू कर दिया कि क्रीमी लेयर को ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बाकी लोगों को आरक्षण मिल जाना चाहिए। अभी देखो एससी और एसटी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं है, हालांकि इस पर भी काफी चर्चा चलती रहती है कि वे एससी और एसटी पर भी यह सिद्धांत लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर का। ठीक है, जैसे अभी कोई आईएएस बन गए एससी और एसटी कैटेगरी से, अब उनके जो बेटे बेटी हैं उनको तो ऑलरेडी बहुत एडवांटेज मिलेगा और वो बहुत उसी आरक्षण का प्रयोग करके बहुत जल्दी आईएएस बन सकते हैं या कोई बड़ी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन जो आरक्षण जो निचले स्तर पर लोग रह गए उनको मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता और इसका फायदा किसको मिल जाता है, यहाँ पर ये एक तर्क है। तो इस आधार पर इस पे भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए, ऐसा कई लोग ऐसे बहुत बहस चलते हैं। देखो अभी लागू नहीं है, लेकिन आप क्या मानते हैं, आपका विचार क्या है, मैं आपका विचार भी जानना चाहूंगा। आप मुझे इस सवाल का जवाब देना, आपके निजी विचार क्या है, और खासकर ऐसे साथी जो खुद एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका विचार मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या सोचते हैं, है ना। ये इस तरह का डिस्कशन भी होना चाहिए, आपके विचार भी आपको रखने आने चाहिए कि आपका विचार, पर्सनल विचार इस पे क्या कर सकते हैं। आप इसके पक्ष में भी हो सकते हैं, इसके विपक्ष में भी होना चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जो पक्ष और विपक्ष दोनों पर अपने विचार रख सकते हैं, या इसका जैसे या कोई एक पक्ष भी, जो अगर आपका जो भी पक्ष है उसको तर्क के साथ सही साबित कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि एक व्यक्ति के दोनों पक्ष हो सकता है। एक जैसे अगर आप यूपीएससी आईएएस या फिर आरएएस इस तरह की नौकरियों की तैयारी करें तो आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आप पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में सोच सके। पक्ष विपक्ष दोनों चीजें हो सकती है, आप दोनों विचार रख सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल एक विचार भी रख सकते हैं तो तर्क के साथ अपने विचार रखें बिल्कुल, कि अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, यहाँ पर क्रीमी लेयर के सिद्धांत क्यों लागू होना चाहिए। और जो लोग इसके पक्ष में है कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्रीमी लेयर जो अभी तक लागू भी रही है वो नहीं है तो वो सही है, और नहीं होना चाहिए तो वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में विचार, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। और जो भी साथी जुड़े वो भी सब आपके विचार जानना चाहेंगे। तो इसमें अगर आप यहाँ पर इस पर कुछ विचार रखते हैं तो जरूर आप कमेंट में लिखें। पहला सिद्धांत, ओबीसी आरक्षण वैध है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत पालन करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत बड़ी बात जो अभी तक लागू हो रही थी जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं आ गया, कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, 50% की सीमा पालन करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने 50% से ज्यादा आरक्षण, 70 80 90% आरक्षण कर दिया तो जो बाकी बचे जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो सीटें नहीं बचेगी। इसलिए 50% पर रिजर्वेशन दीजिए, 50% सीटों को जनरल को नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी, ध्यान देना। जो 50% बच रही है उसको हम ये नहीं कहते कि जो सामान्य वर्ग है उनको, उनके लिए नहीं होता, उनके लिए रिजर्व नहीं होती है। अगर उनको दे देंगे तो उनके लिए रिजर्व हो जाएगी, फिर तो उल्टा आरक्षण का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए उसको कहा जाता है अनारक्षित वर्ग। 50% किसके लिए है, अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व का मतलब क्या है कि वो रिजर्व नहीं, उस पे 50% तो रिजर्व है कि उस पे जो फिक्स बाट रखा है वो वही व्यक्ति आएंगे, लेकिन जो 50% बचा उस पर कोई भी आ सकता है, वो चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, वो 50% पे सब आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामान्य वर्ग जिसको हम कहते हैं जनरल कैंडिडेट जो होता है वो उसके लिए 50% आरक्षण नहीं, वो सभी के लिए है। क्लियर है, तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संविधान में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो 10% आरक्षण एबीसी को दिया, इस निर्णय के बाद वो खारिज हो गया और वो वापस हट गया। इसलिए उस समय से ये लागू नहीं है। क्यों, क्योंकि उस समय संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। उस समय संविधान में कोई भी अनुच्छेद 15(5) या 15(6) या 16(6) नहीं था। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था। अगर सरकार को देना भी था उस समय तो पहले संविधान में संशोधन करते, जैसा कि इस सरकार ने किया। पहले संविधान में संशोधन किया, क्योंकि जब तक संविधान में नहीं होगा कोर्ट इसको खारिज कर देगा। इन्होंने संविधान में संशोधन किया, पहले आर्थिक आधार रखा, उसके बाद ये किया, इसलिए कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया। अगली बात देखें, बैकलॉग की भर्तियां भरने के लिए भी 50% का सीमा का पालन हो। देखो कोर्ट ने एक बात और बड़ी बात कह दी जो थोड़ी सी फेयर नहीं भी थी, लेकिन बाद में अब देखो कोर्ट ने क्या कहा, बैकलॉग की भर्ती। अब बैकलॉग की भर्ती क्या होती है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन था, सरकार को पालन करना था, सरकार ने किस तरह से पालन किया उसकी बात करते हैं। बैकलॉग का मतलब क्या होता है, बैकलॉग का मतलब जैसे कि किसी मान लो वैकेंसी के लिए 100 पोस्ट निकली, ठीक है, और उसमें 50% आरक्षण है, उसमें से हम 50% में से मान लेते हैं कि जैसे केंद्र की बात कर लेते हैं, 27% मान लो कि ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो 27 पोस्ट किसके लिए होनी चाहिए, ओबीसी के लिए होनी चाहिए 100 में से। लेकिन इस बार ओबीसी कैंडिडेट मिले ही नहीं, 20 कैंडिडेट ही मिले ओबीसी के लिए। तो कितनी पोस्ट खाली रह गई, 7 पोस्ट ओबीसी खाली रह गई। क्लियर। अब जब कोई अगली भर्ती निकलेगी तो बैकलॉग का मतलब कि ये जो अगली भर्ती फिर 100 की निकली तो 27 पद तो है ही है,
प्लस जो पिछले 7 बच के ये भी ओबीसी को देने हैं। तो अगर ये जब देंगे +7 तो ये 50% से ऊपर चली जाएगा और सारा आरक्षण मिला के। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, बैकलॉग की भर्तियां भी भर रहे हो तो भी 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक तो पद खाली रह गए पिछली बार, फिर वो पद बराबर वापस बांटो, ये कोर्ट का कहना था। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मतलब कानून की तरह ही लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी या संसद की। अब देखो, अभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जब तक कानून नहीं है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही कानून है। अब यहाँ पर फिर सरकार ने क्या किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने सिद्धांत दिया भाई क्रीमी लेयर लागू करो, फिर सरकार का काम होता है भाई क्रीमी लेयर है कौन, तो उसकी पहचान के लिए कमेटी बनी रामनंदन समिति 1993 में। फिर पिछड़ा वर्ग आ गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हुआ 1993 में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक संशोधन होता है 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन क्या कहता है यहां पर, हाँ कोर्ट ने एक बात और यहां पर हम कह सकते हैं, एक बात और लिख सकते हैं, कोर्ट ने एक बात और कही कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भाई नौकरी लगते समय तो आरक्षण दिया जा सकता है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। कोर्ट ने दे दिया, कानून हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने क्या किया, मैंने बताया कि संसद संविधान संशोधन करके संविधान में अगर ये चीज लिख दे तो संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया गया। याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है, उसमें क्या क्या, ये 1995 का था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। ये लिखा हुआ SC व ST में पदोन्नति में आरक्षण जारी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था, लेकिन संसद ने वापस संविधान में संशोधन करके ये लिख दिया स्पेशल अब 16(4) क में। 16(4) तो हमने पढ़ा ही था। 16(4) क में क्या लिखा कि SC और ST में पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब प्रमोशन, तो SC ST को सिर्फ नौकरी में नहीं प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलता है, कि प्रमोशन में भी पहले उनको प्रमोशन दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन। ये कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन सरकार ने वापस इसको लागू कर दिया संविधान संशोधन के। इसके अलावा 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसके तहत आरक्षण के साथ ही पारिणामिक वरिष्ठता को भी लागू कर दिया गया। इसके पूर्वगामी से इसको जून 1995 के जो आरक्षण के आधार पर जो पहले प्रमोट हो रहे हैं उनको भी यहाँ पर आगे ही रखा जाएगा, ये बात भी जोड़ दी गई। इसके अलावा एक 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो मैंने बात कही, कोर्ट ने कहा कि बैकलॉग की भर्तियां भरते समय 50% की सीमा का पालन हो, लेकिन संसद ने संविधान संशोधन करके क्या लिख दिया कि बैकलॉग की भर्तियां भरते समय यदि 50% की सीमा पार हो जाती है तो वो उल्लंघन नहीं होगा, पार की जा सकती है, क्योंकि बैकलॉग की भर्तियां, तो वहां पर हम 50% की सीमा पार कर सकते हैं। ये बात संविधान में लिख दी, और अब सुप्रीम कोर्ट भी किसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार। 16(4) क में ये बात जोड़ दी। एक संविधान संशोधन ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, ये स्पेशल तमिलनाडु स्टेट के लिए हुआ। तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा, क्योंकि वहां अलग तरह की डेमोग्राफी थी, अलग अलग तरह की, वहां पर जो SC ST की संख्या या फिर दूसरी संख्या क्योंकि अलग तरह की थी, वहां ज्यादा आरक्षण की जरूरत थी, तो स्पेशल उस केस में 50% से बढ़ाकर 69% वहां पर यह कर दिया गया, और इसको उस समय 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची में क्यों रखा गया, क्योंकि 9वीं अनुसूची की समीक्षा उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 2007 में आया था कि वो 9वीं अनुसूची की भी समीक्षा कर सकता है, तो उस समय नहीं कर सकता था, इसलिए इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब आगे देखते हैं। अब मैंने जो 16(4) पे छोड़ा था, अब मैं 16(4) को यहां पर जोड़ रहा हूं। 16(4) का में क्या लिखा हुआ है, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, ऊपर की पोस्टों में नहीं होने पर SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। अभी हमने बात की कि 77वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये 4 क जोड़ा गया, तो ये जुड़ गया। इसके अलावा 4 ख में क्या जोड़ा कि बैकलॉग भर्तियों को भरने के लिए 50% की सीमा को भी पार किया जा सकता है, ये हमने अभी पढ़ा था। 81वां संविधान संशोधन 2000, फिर आ जाता है ये अलग आर्टिकल 16(5). 16(5) में क्या लिखा हुआ, ये 16(5) पहले था, ये बाद में जोड़ा, इसलिए 16(4) का ख में जोड़ दिया। किसी विशिष्ट धार्मिक संस्था में, अब देखो क्या है, अब हम धार्मिक, हमने कहा कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट धार्मिक संस्था अगर कोई है तो उसमें धर्म विशेष के सदस्य की नियुक्ति पर यह अनुच्छेद रोक नहीं लगाएगा, किए जा सकते। कई बार हम सेना में भी देखते हैं धर्म गुरु की भी पोस्ट होती है। अब धर्म गुरु, जैसे मान लो हिंदू धर्म के हिंदू धर्म गुरु ला रहे हैं, या मुस्लिम के लिए मुस्लिम धर्म गुरु ला रहे हैं, तो उसमें किसी विशेष धर्म का व्यक्ति ही लाया जा सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसी संस्था है जिसको सरकार से अनुदान भी मिलता है, या वो सरकार के अधीन ही कोई ट्रस्ट है,
उसमें अगर कोई ऐसी संस्था जो धार्मिक शिक्षा दे रही है या किसी धर्म गुरु की जरूरत है तो उसी धर्म का लाया जाएगा जिस धर्म को वो धर्म गुरु बनना चाह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस जगह पर धर्म के आधार पर रोक यहाँ पर नहीं रहेगी। धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव हो सकता है, मतलब विशेष धर्म का लाया जा सकता है। और ये 16(6) जो 103वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी विशेष रियायतें दे सकता है। 103वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? ये 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन हम इसको, क्योंकि ये चीजें ऐसी थी मूल अधिकार से जुड़ी हुई है, डिटेल में समझना जरूरी है। बाकी तो सारी किताबें बुक्स में भी, सारी जो बातें हैं वो बुक्स में भी लिखी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा जाए। तो ये डिटेल में समझाना कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर शॉर्ट में रखें या ऐसा डिटेल में रखें, ये भी आप मुझे इस वीडियो में बता सकते हैं, ताकि आगे वीडियो में हम उसको और थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आरक्षण जो केंद्र में है, केंद्र के साथ मैंने राजस्थान का भी बता दिया कि वर्तमान में आरक्षण है कितना कितना। तो अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी को केंद्र में पॉपुलेशन के आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर दिया हुआ, कितनी जनसंख्या है उस आधार पर, ठीक है। तो केंद्र में जो आरक्षण दिया हुआ 15% है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 7.5% है। ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको दिया हुआ है यहाँ पर 27%। ये सारा मिला के 49.5% हो जाता था, ठीक है। तो 50% की सीमा पार नहीं की जा सकती थी, 49.5% हो गया, क्लियर है। तो अब इससे आगे आरक्षण दे नहीं सकते। लेकिन बाद में 2019 में सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाए और 10% की और लगा दिया यहाँ पर, और अभी ये हो गया 59.5%। ये इसको क्रॉस कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ ही, हालांकि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, ये आरक्षण वैध रहेगा, इसको अवैध नहीं माना जा सकता। अब ये लिमिट जो है क्रॉस हो चुकी है। ये वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट की वो हट गई। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही ना वो सारी लगभग पलट दी गई, काफी पलट दी गई। बात करते हैं इंदिरा साहनी बाद में क्या कहा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत बिल्कुल अभी भी लागू है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता, ये बात अब खारिज हो चुकी है। 50% से अधिक आरक्षण हो गया। आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अब दे दिया गया, संविधान में संशोधन हो गया। बेकलों की भर्तियां भरने के लिए 50% की सीमा का पालन हो, इसको भी संविधान संशोधन करके चेंज कर दिया। तो जो और पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये बात ये भी अब चेंज होगी। तो लगभग एक क्रीमी लेयर को छोड़कर बाकी सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय निर्णय दिए थे वो सारे संसद के द्वारा बदले जा चुके हैं। तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण हो गया 10%। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है तो 16%। अनुसूचित जनजाति की, भारत में साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर जो आरक्षण है वो 12% के आसपास है। ओबीसी में यहाँ पर आरक्षण फिर कम होता है 21%। अब फिलहाल एमबीसी को अलग से 5% आरक्षण और दे दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है ही है ना। 10% तक आरक्षण दे सकते हैं, 10% आरक्षण भी दे दिया है। तो ये था अनुच्छेद 16 जो मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया, आरक्षण के बारे में डिटेल में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका, सिंपल सा कि अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है। छोटे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत लिखा हुआ है। अनुच्छेद 17 देखो ये किस पर लागू होता है, ये नागरिकों पर लागू होता है कि कोई भी अस्पृश्यता छुआछूत जैसा काम नहीं करेगा। तो अस्पृश्यता छुआछूत के अंत की बात करता है आर्टिकल 17। अब नोट डाल के एक बात यहाँ पर लिखी हुई है जो परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। संविधान में अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। यहाँ तो लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत होगा लेकिन अस्पृश्यता किसे कहेंगे, छुआछूत किसको बोलेंगे, ये कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट के रूप में या फिर जो सरकार ने लागू किया उस आधार पर हम कोर्ट के वर्डिक्ट पर जाएंगे। कोर्ट ने ये माना है कि अस्पृश्यता भले ही संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सबरीमाला जो केस में आपको बता रहा था वहां पर महिलाओं ने इस आधार पर भी कि हमें मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है, आर्टिकल 17 का भी वायलेशन है, उसका भी उल्लंघन, कैसे हमारे साथ छुआछूत की जा रही है। कोर्ट ने इस आर्टिकल को खारिज कर दिया, इस आधार पर इस बात को खारिज कर दिया कि ये जो अस्पृश्यता जो लिखी हुई है वो ऐतिहासिक रूप से जो जाति के आधार पर भेदभाव होता था, जाति के आधार पर जो छुआछूत है, उससे इसका मतलब था संविधान सभा के सदस्यों का महिलाओं के साथ मंदिर में जाने से जो भेदभाव हो रहा है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है भले ही परिभाषा नहीं, जो ऐतिहासिक रूप से छुआछूत होता है इसकी ही यहाँ पर बात हो रही है। और ये सरकार के, देखो हमने कहा राज्य के लिए नकारात्मक है अधिकांश, लेकिन ये राज्य के लिए नकारात्मक नहीं है। और लगभग हर आर्टिकल के अपवाद मिलेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 का अपवाद हमने देखा, अनुच्छेद 15 का अपवाद हमने देखा, अनुच्छेद 16 का अपवाद में हमने देखा। हमने कहा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अपवाद में क्या लिख दिया, उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकते हैं, अपवाद हो गया। लेकिन अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है, कोई नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई अपवाद नहीं है।
दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसका कोई अपवाद यहां पर आपको नहीं मिलेगा। कौन सा? संविधान के रूप में से। कैसे? हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इन मामलों में छुआछूत हो सकती है ना, कि किसी और इस व्यक्ति के साथ छुआछूत हो सकता है, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, कोई अपवाद नहीं इसका। एक अनुच्छेद 17, एक अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम से संबंधित, उसका कोई अपवाद नहीं है कि हाँ इस बच्चे से आप बाल श्रम करवा सकते हैं, इस कंडीशन में बाल श्रम करवा सकते हैं, इस कंडीशन में छुआछूत हो सकती है, कोई कंडीशन लागू नहीं होती। जैसे हमने तो अभी 16 में कहा कि ये कंडीशन है कि कोई महिला है, बच्चे हैं, ये कंडीशन है कोई SC ST है, कोई पिछड़ा वर्ग है, तो आप रियायत दे सकते हैं। यहाँ कोई रियायत नहीं है। तो अनुच्छेद 17 और 24 में कोई अपवाद नहीं है, ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद रख लेना। अब यहाँ पर एक कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। अस्पृश्यता को हटाने के लिए, ये सकारात्मक है, ये राज्य के लिए नकारात्मक नहीं है, राज्य के लिए सकारात्मक है, राज्य को खुद को इस पर काम करना था। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया 1955 में। बाद में इसका नाम चेंज कर लिया गया, 1976 में इसका नाम चेंज किया गया इस कानून का, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया। क्यों? उनका मानना था भी कानून में भी अस्पृश्यता शब्द सही नहीं रहता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये बना दिया। इसके अलावा एक कानून और बनाया जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये एक अलग कानून है। जैसे आपने कई बार होगा कि जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, उसके बारे में जो जो कानून है वो इस कानून में लिखा हुआ कि इस पर किसी तरह की एट्रोसिटी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो 1989 का ये वाला है। अब लास्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18, ये बात करता है उपाधियों का अंत, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, समता का अधिकार, ठीक है। समता का अधिकार क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, है ना। समता का राइट टू इक्वलिटी की बात करें, जब हम इक्वलिटी की बात करें तो राज्य किसी को भी उपाधि नहीं देगा, कोई विशेष तरह का कोई पदवी नहीं देगा। जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर भी होती थी, किसी अंग्रेजों के टाइम पे भी सर की उपाधि मिलती थी, राय बहादुर की उपाधि मिलती थी। भारत का संविधान कहता है किसी तरह की कोई उपाधि नहीं, सब लोग बराबर हैं, ठीक है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। हाँ, दो अपवाद यहाँ पर भी, इसका भी अपवाद है, किसका? शिक्षा और सेना को छोड़कर। अब देखो शिक्षा में एक उपाधि मिलती है डॉक्टर की, जो PhD कर लेता है उसको डॉक्टर लगता है आगे। तो ये एक तरह की आप नाम के आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोई तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है, पर ये लगा सकते हैं, तो स्पेशल लगता है कि डॉक्टर, तो PhD करने के बाद। इसी तरह से सेना का जो व्यक्ति है वो अपने नाम के आगे जनरल या किसी रैंक का जो अधिकारी है वो अपने नाम के आगे यूज करता है, एक तरह से एक पद के रूप में, कर्नल है, जनरल है ना, चाहे वो किसी भी तरह का वो एयरफोर्स, आर्मी, जो भी तरह की सेना उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं इसी में, अलग अलग क्लॉज में। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, विदेशी राज्यों से भी कोई उपाधि ग्रहण, तो भारत की सरकार तो देगी नहीं देगी, राज्य तो देगा ही नहीं, लेकिन विदेशी राज्यों से अगर जहां पर लागू होता है वहां पर से भी नहीं ले सकता है। इसके अलावा कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति के, क्योंकि विदेशी व्यक्ति है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि, भेंट आदि ग्रहण नहीं करेगा। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो भी, अगर भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है तो भी उसे फिर अनुमति लेकर ही ऐसा कर सकता है, बाकी ऐसा नहीं कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपलब्धि, पुरस्कार आदि ग्रहण नहीं करेगा, यह बात भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो पुरस्कार मिलते थे, वो एक जो बात है कि भारत रत्न और ये जो मिलते हैं, तो ध्यान देना, भारत रत्न को या पद्मश्री या पद्म पुरस्कार जो भी है उसको कोर्ट ने माना कि ये एक पुरस्कार है, कोई उपाधि नहीं है। कोई व्यक्ति भारत रत्न या अपने पद्मश्री या पद्म ऐसा नाम का यूज भी नहीं करेगा, इसको पुरस्कार के रूप में माना जाए, ये कोई उपाधि पदवी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 14 से लेकर 18 आर्टिकल आपके दिमाग में सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। ये था समता का अधिकार। और लास्ट में देखो, मैं आपको हर बार ये बता रहा हूँ, ये आप डेली फ्री टेस्ट देना भी, पढ़ने के साथ साथ रेगुलर टेस्ट भी रखिए। ये डेली फ्री टेस्ट में लगभग 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन अपने क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर आप अपलोड किए जा चुके हैं। ये रेगुलर आप सिर्फ 10 मिनट निकालना है आपको, और 10 मिनट से आप रोजाना ये टेस्ट दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी रिकॉल भी होती रहेगी। लगभग सारे सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट स्पेशल राजस्थान सामान्य ज्ञान का भी जुड़ा हुआ, और बाकी अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें तो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट में चल रहे हैं। अभी तक इस डेली फ्री टेस्ट में बाकी इतनी जो सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये पेड टेस्ट सीरीज है सारी, ये फ्री टेस्ट सीरीज है। इन सभी टेस्ट सीरीज में डिटेल में व्याख्या भी दी जाती है
इसमें सिर्फ एक अंतर है कि इसमें व्याख्या नहीं जाती, सवाल होता है और सबमिट करने के बाद उसका आंसर मिलता है। आप सबकी डिमांड होगी तो हम इसमें व्याख्या भी जोड़ देंगे, जो भी आगे टेस्ट है उसमें व्याख्या भी जोड़ देंगे। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं भी इसमें व्याख्या जोड़ी जानी चाहिए या नहीं जोड़ी जानी चाहिए। इससे हमारी टीम की मेहनत जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ आपकी डिमांड होगी तो इसमें जरूर जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी आपके कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।